नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है कंप्यूटर। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। पुराने ज़माने में कंप्यूटर का उपयोग गणना के लिए ही होता था, परंतु आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है या नहीं हो सकता है। यदि कंप्यूटर का डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपने यूज़र से इनपुट प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के निर्देशों का प्रयोग करके डेटा को उचित रूप से व्यवस्थित करके उसे इंफॉर्मेशंस में बदल देता है। कंप्यूटर का आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में जीवन के लगभग सभी आयामों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। बैंक्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, ऑफिसेज हो, घर हो, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में, होटल में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मौसम के भविष्यवाणी, अंतरिक्ष विज्ञान में, मनोरंजन जगत में, स्वास्थ्य में, अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो या नहीं हो सकता हो। बल्कि ये कहना उचित ही होगा कि कंप्यूटर के बिना आज के ज़माने में जीवन अत्यंत कठिन है। और इंटरनेट के आने के बाद तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। ईमेल ने डाक की व्यवस्था को पूर्णतया रिप्लेस कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग ने उपभोक्ताओं की चॉइसेस को बढ़ाया है। मोबाइल और विशेषकर स्मार्टफोन आने के बाद तो हर आदमी किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर का सोशल एस्पेक्ट भी है। यह व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाता है, भ्रष्टाचार पर बुरा प्रहार करता है और इसके साथ ही साथ यह गरीबों के रूप में एक महत्वपूर्ण हथियार देकर गरीबों के हाथ में एक महत्वपूर्ण हथियार देकर उन्हें सक्षम भी बनाता है। कंप्यूटर और संचार क्रांति ने भारत जैसे देशों में गरीबों और अनपढ़ों को समर्थ बनाने में, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंप्यूटर के कार्यों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इनपुट, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, आउटपुट या रिट्रीवल ऑफ डेटा। और इन 4 प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की 4 इकाइयाँ हो सकती हैं, जिसे हम इनपुट यूनिट, ये पहला इनपुट यूनिट है जो कीबोर्ड और माउस के रूप में है, प्रदर्शित किया गया है। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ प्रोसेसर होते हैं और जो भी इनपुट डेटा है उसका सीपीयू एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद रिज़ल्ट को आउटपुट यूनिट में, जो मॉनिटर या प्रिंटर कुछ भी हो सकता है, में भेजता है तथा आउटपुट को स्टोरेज मेमोरी में, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट कहते हैं, हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के रूप में स्टोर करता है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। कंप्यूटर्स बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं, करोड़ों निर्देशों को 1 सेकंड में प्रोसेस कर लेते हैं। ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, इनके रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट होते हैं और एक बार प्रोग्राम फीड करने के बाद ये अपना काम स्वचालित तरीके से करते हैं। मनुष्यों के समान ये काम करते करते थक नहीं जाते हैं, बल्कि इनके प्रदर्शन में भी कोई गिरावट नहीं आती और ये पूरी कर्मठता से काम करते रहते हैं। ये बहुत वर्सटाइल होते हैं, इनके अनेक उपयोग होते हैं। बैंक्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, अनेकों जगह इसका उपयोग हो सकता है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी असीम होती है और उन्हें वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। न केवल सुरक्षित रखा जा सकता है बल्कि उसे तुरंत ही रिट्रीव भी किया जा सकता है। इनकी याद रखने की क्षमता भी अनंत होती है। ये अत्यधिक रिलायबल होते हैं। इनके परिणामों पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर के पास अपनी कोई तर्क क्षमता नहीं होती, इनके पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता,
ये वही करते हैं जो इन्हें सिखाया जाता है। कंप्यूटर के इतिहास में जाएं तो पुराने ज़माने में चीन में अबेकस नाम का एक उपकरण प्रयोग में लाया जाता था, जो मुख्य रूप से कैलकुलेशंस के लिए उपयोग में लाया जाता था। आधुनिक कंप्यूटर्स की शुरुआत पास्कल से माना जाता है, जो एक प्रकार का मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे ब्लेज पास्कल नामक गणितज्ञ ने बनाया था। परंतु पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अपने आविष्कार के बाद से कंप्यूटर ने बहुत विकास किया है, जिसे हर कंप्यूटर के जनरेशन्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। पहला जनरेशन का कंप्यूटर 1946 से 1955 के बीच में डेवलप हुआ। इस पहले पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, एक बड़े कमरे के समान होते थे। इस प्रकार के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। फिर 1956 से 1965 के बीच सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का विकास हुआ, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में बहुत छोटे होते थे। 1966 से 1975 के मध्य थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का विकास हुआ, जिसमें इंटीग्रेटेड चिप्स लगाए जाते थे। ये बहुत छोटे आकार के कंप्यूटर होते थे, लेकिन इनकी क्षमता इनके पहले के दो पीढ़ियों के कंप्यूटर्स से ज़्यादा होती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के आने के बाद ही इनका प्रयोग घरेलू स्तर पर प्रारंभ हो गया था। 1976 से 1980 के मध्य फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का विकास हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगाए जाते थे। इन्हें ही हम डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। 1980 के बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का विकास हुआ। ये अत्याधुनिक कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं, जिसका उदाहरण रोबोट्स में के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर्स अपने उत्कृष्ट स्थान को पा चुके हैं। अब इनका स्थान धीरे धीरे मोबाइल ले रहा है, स्मार्टफोन के रूप में, जो कंप्यूटर का ही एक रूप है। एप्लीकेशंस के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के हो सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ये ऐसे कंप्यूटर सिस्टम है जो नंबर सिस्टम पर कार्य नहीं करते। ऐसे कंप्यूटर का उपयोग वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट आदि को नापने में किया जाता था, जैसे थर्मामीटर, वोल्टमीटर आदि। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सूचनाओं को डिजिटली प्रोसेस करते हैं। यही वो कंप्यूटर है जिन्हें हम सब जानते हैं। तीसरी प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं लिए होता है। इसके परिणाम अधिक तेज और शुद्ध होते हैं। साइज, स्टोरेज और कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बहुत ही कठिन गणितीय गणनाओं, जो मौसम, भूकंप आदि की भविष्यवाणी में काम आता है। सैटेलाइट के प्रक्षेपण आदि में जिनका उपयोग होता है, उसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 1964 में बना था। दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तीसरा मिनी कंप्यूटर्स, इनका नाम भले ही मिनी कंप्यूटर्स हो, फिर भी ये काफ़ी बड़े होते हैं। इनका प्रयोग बड़े बड़े पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, स्टील प्लांट्स आदि में किया जाता है। चौथा और जो सबसे प्रचलित कंप्यूटर है वो है डेस्कटॉप या लैपटॉप। यही वो कंप्यूटर है जिसका उपयोग हम सब लोग करते हैं। ये लैपटॉप है और ये डेस्कटॉप है। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। यह एक डिजिटल लैंग्वेज है। कंप्यूटर को कोई भी बात सिखाने के लिए, कोई भी बात कम्युनिकेट करने के लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इस भाषा में दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1, जिन्हें हम बीट्स के रूप में जानते हैं। इस तालिका में कंप्यूटर की इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स हैं जो भौतिक रूप से दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर,
कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जिनके चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन हार्डवेयर्स को हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जो गेम्स में उपयोग में लाया जाता है, स्कैनर, मेमोरी कार्ड रीडर, बार कोड रीडर जो शॉपिंग मॉल्स या बिजनेस में उपयोग में आता है, माइकर जो चेक में होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर चेक को रीड करता है, OMR शीट्स जो एग्ज़ाम्स में उपयोग में लाया जाता है जिसमें गोलों को काला किया जाता है जिसको कंप्यूटर स्कैन करके रीड करता है, वेबकैम और माइक्रोफोन्स। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और स्पीकर्स। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। यही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसी प्रकार CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंप्यूटर के मस्तिष्क के समान है। इसे सिस्टम यूनिट या CPU के नाम से जानते हैं। ये एक सिस्टम यूनिट का चित्र है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, IC आदि होते हैं वह सभी CPU का या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होते हैं। CPU वह केंद्रीय इकाई होती है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। इसके 2 भाग होते हैं, ALU या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे लेस देन, मोर देन या फिर इक्वल या नॉट इक्वल आदि। दूसरा कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अन्य भागों पर नियंत्रण रखता है। चौथा मेमोरी डिवाइसेस, ये वे डिवाइसेस हैं जो आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करने के काम आते हैं, इसलिए इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी डिवाइस और सेकेंडरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस सिस्टम डिवाइस होते हैं। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रैंडम या बिना क्रम के एक्सेस किए जाने वाली मेमोरी है, किए जा सकने वाला मेमोरी है। इसमें स्टोर्ड डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, परंतु पावर ऑफ होने पर यह डेटा अपने आप रिमूव हो जाता है। यह चेंजेबल होता है, अर्थात इसके कंटेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक वैसे जैसे हमारे दिमाग के अंदर विचार बदलते रहते हैं। दूसरा प्राइमरी डिवाइस होता है रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD, CD-रोम, स्मार्ट मीडिया कार्ड, मिनी माइक्रो कार्ड, SD कार्ड आदि। इस प्रकार के मेमोरी जो होते हैं वो केवल रीड करने के लिए होते हैं और पावर ऑफ होने पर भी यह मेमोरी समाप्त नहीं होता। यह नॉन चेंजेबल होता है, जो कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता। कंप्यूटर का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है सॉफ्टवेयर। ऐसे सारे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, जो कंप्यूटर को चलाने में उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से इंस्ट्रक्शंस के समूह होते हैं, निर्देशों के समूह होते हैं, जिनके अनुसार कंप्यूटर कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का सेट होता है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि एक पहले से परिभाषित कार्य को वह परफॉर्म कर सके। सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को चलाने, नियंत्रण करने तथा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये सामान्यतः कंप्यूटर निर्माता के द्वारा ही बनाया जाता है, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, मैक आदि, जो यहाँ पर जिनका लोगो यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किन्हीं विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। ये कोई सिंगल प्रोग्राम भी हो सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। जैसे MS ऑफिस, ये एक
कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि कई प्रोग्राम होते हैं। कुछ सिंगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जैसे बैंक सॉफ्टवेयर, रेलवे सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, पेरोल, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आदि आदि। MS ऑफिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है और जिसका उपयोग ऑफिस के बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे पत्र लिखना, डेटा एंट्री करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना आदि। इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया है ऑफिस कार्य के लिए, इसीलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखा गया। ऑफिस कार्य के लिए यह सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके विभिन्न अंग निम्नानुसार हैं, या इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम्स हैं वो है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS वन नोट, MS पब्लिशर, MS इन्फोपाथ डिज़ाइनर। इनमें से भी जो पहले तीन MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये जो प्रोग्राम्स हैं यही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं। हम सब इनका उपयोग करते हैं। वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन आदि के लिए किया जाता है। MS एक्सेल का उपयोग अंक गणितीय गणना, कैलकुलेशंस आदि के लिए किया जाता है। MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं, जिनमें MS ऑफिस 95, 97, 2000 XP, 2003, 7, 10, 13, 16, 19 आदि बहुत सारे वर्जन्स इसमें अभी तक आ चुके हैं। इंटरनेट को बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स का योगदान है। 1957 में अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना एक ऐसी तकनीक की खोज करने के लिए की थी जिससे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सके, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। वास्तव में इंटरनेट और कुछ नहीं, बहुत सारे दुनिया भर के कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। 1969 में इसी एजेंसी ने ARPANET की स्थापना की, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। 1980 के आते आते इसका नाम इंटरनेट हो गया। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 1983 से हुआ और उस समय इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा गया। बाद में इसका नाम इंटरनेट पड़ गया। भारत में इंटरनेट को सार्वजनिक रूप से विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 14 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया। इंटरनेट की परिभाषा देखते हैं। इंटरनेट वास्तव में एक विश्वव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क है जो कि दुनिया भर की कंप्यूटर प्रणाली को आपस में जोड़ता है। इनमें बहुत से हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस होते हैं जो मेजर इंटरनेट हब्स के माध्यम से डेटा को दूसरे लोकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि वेब सर्वर्स और ISPs। इंटरनेट को कनेक्ट कैसे किया जा सकता है? इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है जो हमारे तथा इंटरनेट के बीच एक मिडिलमैन की तरह कार्य करता है। अधिकांश इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वे होते हैं जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं, एक केबल, DSL या फाइबर कनेक्शंस के माध्यम से। पब्लिक वाईफाई सिग्नल के द्वारा भी, वाईफाई राउटर्स के माध्यम से भी हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट की विशेषताएं। वर्ल्ड वाइड वेब। www इंटरनेट का एक हिस्सा होता है जो यूजर्स को विभिन्न प्रकार के डेटा को देखने और परिभ्रमण करने की अनुमति देता है। वहीं वेब पेज एक ऐसा दस्तावेज होता है जो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग के साथ इनकोडेड होता है। प्रत्येक वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसे URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। दूसरा, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश को बनाने, भेजने और तुरंत प्राप्त करने का एक तरीका है। ईमेल के लिए, ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, न्यूज़ एक इंटरनेट आधारित सेवा होती है जिसमें बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स शामिल होते हैं जो विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा कराते रहते हैं।
चौथी विशेषता टेलनेट। यह एक विशेष प्रकार की सेवा होती है जिससे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर के कंटेंट को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे लाइब्रेरी में इसका बहुत उपयोग होता है। पांचवी विशेषता फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे एफटीपी के नाम से भी हम जानते हैं। यह एक तरह का इंटरनेट यंत्र है जिसका इस्तेमाल फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किया जाता है। छठवीं विशेषता इंटरनेट रिले चैट IRC। यह एक ऐसी सेवा है जो यूजर को एक दूसरे के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट करने का अवसर प्रदान करती है। इंटरनेट के समान प्रोनाउंस होता है, लेकिन ये इंटरनेट से थोड़ा अलग होता है। यह एक ऐसा निजी नेटवर्क होता है जो कि अक्सर किसी उपक्रम में देखने को मिलता है और जो आमतौर पर बहुत से इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इंट्रानेट का उपयोग सामान्यतः कोई कंपनी सूचनाओं और आंकड़ों को सिर्फ अपने कर्मचारियों के बीच शेयर करने के लिए करती है। इंटरनेट का उपयोग या लाभ। इंटरनेट के बहुत सारे उपयोग या लाभ हैं। पॉइंट्स के रूप में हम कह सकते हैं, सबसे पहला, इंटरनेट का उपयोग ईमेल का आदान प्रदान करने में होता है। इसके अलावा फाइल अपलोड करना या डाउनलोड करना। इंटरनेट का उपयोग बैंकिंग एवं अन्य सेवाओं में होता है। रेल तथा अन्य यातायात सेवाओं में भी इंटरनेट का उपयोग होता है। इसके अलावा शैक्षणिक कार्यों में, अनुसंधान कार्यों में, सामाजिक संबंधों के निर्माण में, जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से बनाते हैं, सूचनाओं और समाचारों को प्राप्त करने में, शॉपिंग करने में, मनोरंजन में, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, रोजगार की तलाश में, ऑनलाइन डिस्कशंस करने में, ऑनलाइन गेम खेलने में, संचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने में। संक्षेप में कहें तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इंटरनेट का उपयोग ना हो रहा हो। पर इंटरनेट की कुछ हानियां भी हैं। जैसे इंटरनेट की यदि लत लग जाए तो फिर बहुत सारा वक्त अननेसेसरी बर्बाद भी हो जाता है। इंटरनेट के द्वारा गलत सूचनाएं, अफवाहें आदि भी बहुत फैलाए जा सकते हैं। हैकिंग के द्वारा हमारे व्यक्तिगत डेटा को कोई चुरा कर उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। कभी कभी कोई गलत वीडियो या कंटेंट भी इंटरनेट पर पोस्ट कर दी जाती है जो अशांति का कारण बनती है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत से सोशल साइट्स चलते हैं जिसका बहुत ही दुरुपयोग भी होता है। इंटरनेट जहां वक्त बचाता है वहीं बहुत सारा वक्त बर्बाद भी करता है। इंटरनेट से बहुत सारे वायरस का खतरा भी हमारे कंप्यूटर को होता है। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। निम्नलिखित उपकरणों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला, पर्सनल कंप्यूटर। हमारे पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए जिसके द्वारा हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल में भी हम इसका उपयोग आजकल करते हैं। दूसरा, इसके अलावा हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है। मॉडेम जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है और आने वाले एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलकर कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। मॉडेम के अलावा संचार माध्यमों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो लैंडलाइन के रूप में हो, चाहे मोबाइल के रूप में हो। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, जैसे BSNL, एयरटेल, जियो आदि बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डेटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र यहाँ पर के लोगो यहाँ दिखाए गए हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
एप्पल सफारी, ओपेरा, ये कुछ प्रसिद्ध या सबसे ज़्यादा उपयोग में आए जाने वाले वेब ब्राउज़र्स हैं। आइए अब देखते हैं आर्थिक अनुसंधान में कंप्यूटर का क्या रोल है। आधुनिक समय में लगभग प्रकाश की गति से गणनाएं संपादित कर कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध यंत्र बन चुका है। बड़े शोध परियोजनाओं में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। आप जानते हैं, रिसर्चर या शोधकर्ता की प्रमुख चिंता बड़े पैमाने पर एकत्रित आंकड़ों को स्टोर करना, फिर उन्हें पुनः प्राप्त करना, फिर उनका विश्लेषण करना, इन सब कार्यों में कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंप्यूटर के आने से शोध कार्यों में मानवीय श्रम कम हुआ है, कठिनाई कम हुई है और शोध कार्यों के गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। आर्थिक अनुसंधान का आयोजन विभिन्न चरणों से होकर गुजरता। आइए हम देखते हैं कि उन विभिन्न चरणों में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहला चरण होता है अनुसंधान समस्या का सामान्यीकरण, जिसे हम लोग जनरलाइजेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। किसी भी आर्थिक अनुसंधान समस्या को फॉर्मुलेट करने में या डिफाइन करने में कंप्यूटर बहुत मददगार होता है, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर समस्या को हम बेहतर ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, साहित्य का पुनरावलोकन या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पहले विषय से संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन के लिए हमें विभिन्न जगहों पर, विभिन्न लाइब्रेरियों में जाकर विभिन्न शोध प्रकाशनों को पढ़कर साहित्य एकत्रित करना होता था, परंतु आजकल घर बैठे ही इंटरनेट पर बहुत सारे साहित्य को हम पढ़ सकते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर रिसर्च से संबंधित लिटरेचर उपलब्ध हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, शोध गंगोत्री आदि आदि। कंप्यूटर एवं इंटरनेट में न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया में उस विषय पर क्या शोध हुआ है, इसकी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। तीसरा चरण होता है परिकल्पना का निर्माण या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? बेसिकली हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रिजल्ट का पूर्वानुमान होता है। जो लिटरेचर रिव्यू हम इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से हम करते हैं, उसके कारण हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के शोधों में गैप्स कहाँ पर है या क्या कमी रह गई है, जिसके कारण पुनः शोध करना आवश्यक है। यही ज्ञान हमें परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता है। अगला चरण है रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना। शोध किस प्रकार होगा, सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल कैसे चुना जाएगा, क्वेश्चनर कैसे तैयार होगा, पायलट सर्वे किस प्रकार का होगा, इन सब कार्यों में भी कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कलेक्शन ऑफ डेटा, यदि सैंपल साइज बड़ा है तो इतने सारे डेटा को संभालना, उन्हें स्टोर करना, जब चाहे तब उन आंकड़ों को फिर से प्राप्त करना, ये सब हम कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। फिर एकत्रित समंकों के संपादन, सारणीयन और उनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, उनके कोडिंग करने में भी कंप्यूटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इकोनॉमिक रिसर्च में स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस करना होता है। इसमें कंप्यूटर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आजकल जो अनुसंधान होते हैं वो काफ़ी जटिल सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण पर आधारित होते हैं, जिन्हें मैन्युअली करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस उपलब्ध हैं जो जटिल से जटिल सांख्यिकी गणनाओं को चुटकियों में कर देते हैं, और वो भी बहुत ही शुद्धता के साथ। इनमें कुछ प्रमुख स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं SPSS, स्टेटा, EBUS, कोस्टेट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये सभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी प्रकार क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इटलस
QDA माइनर यानी क्वालिटेटिव डेटा एनालाइजर आदि कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा MS एक्सेल भी बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है जिसका उपयोग न केवल हम विश्लेषण में, डेटा एनालिसिस में, बल्कि परिणामों को ग्राफ के रूप में, रेखा चित्र के रूप में प्राप्त करने में भी उपयोगी होता है। अगला चरण होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। बहुत सारे हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेट टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा आदि। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की सहायता से बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। फिर होता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। विभिन्न सार्थकता स्तरों पर या सिग्निफिकेंस लेवल पर कोई परिणाम सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये जानकारी भी हमें कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देता है, जिससे हमें इन्फ्रेंस करने में या निर्वचन करने में आसानी होती है। और अंतिम चरण होता है रिपोर्ट राइटिंग। संपूर्ण सांख्यिकी विश्लेषण के बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर हमें प्रतिवेदन लिखना होता है, जो हम कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। अनुसंधान के इन चरणों के अलावा भी अनेक जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च में किया जाता है, जैसे रेफरेंस लिखने में। हमें पता है कि शोध थीसिस में संदर्भ ग्रंथ सूची भी देनी होती है, जिसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी ग्रंथ सूची को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च होता है उसके निष्कर्षों को सबके सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, और इसके लिए बहुत सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को आकर्षक बना देते हैं। इसके अलावा अपनी रिसर्च को पब्लिश करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए भी कंप्यूटर बहुत मददगार है। इसे हम इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर ने आर्थिक तथा सांख्यिकी अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया को न केवल सरल बनाया है, बल्कि उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाया है। परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर का भी एक लिमिटेशन है, उसकी भी सीमा है। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, उसके पास कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वह केवल वही करता है जो उसे सिखाया जाता है। जैसे यदि हम दो चरों के मध्य कोरिलेशन निकालने के लिए दो चरों के डेटा कंप्यूटर में एंट्री कर दें और उनके बीच कोरिलेशन निकालने को कहें, तो कंप्यूटर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करके दे देगा। परंतु उन दो चरों के बीच कोरिलेशन हो सकता है कि नहीं, ये तो रिसर्चर को खुद ही निश्चित करना होता है। कंप्यूटर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसी प्रकार यदि डेटा एंट्री में कोई एरर हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो फिर कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम भी गलत होगा। परंतु हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिटेशंस हैं, ये कमियां हैं, ये वास्तव में कंप्यूटर के ना होकर ये उपयोगकर्ता या यूज़र की कमियां हैं। यदि हम कंप्यूटर को सही तरीके से, कंप्यूटर में सही तरीके से डेटा एंट्री करें, सही तरीके से उसका उपयोग करें, सही प्रोग्राम्स का उपयोग करें, तो फिर कंप्यूटर हमें हर परिस्थिति में जटिल से जटिल गणनाओं को कम से कम समय में पूर्ण शुद्धता एवं विश्वसनीयता के साथ प्रदान करता है। स्पष्ट है कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और ख़ासकर अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए, अर्थशास्त्र के अनुसंधानकर्ताओं के लिए कंप्यूटर का बहुत बहुत महत्व है।